आज यामिनी की अदालत में घरेलू उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए पत्नी को उकसाने का केस आया था। मुजरिम के रूप में युवती के सास ससुर और पति थे। यामिनी ने जैसे ही मुजरिमों को देखा, वह अदालत से उठकर चली गई और थोड़ी देर के बाद उसने यह केस किसी और न्यायाधीश के सुपुर्द कर देने की दरखास्त डाल दी। उसने अपने दरखास्त में लिखा कि इस केस का फैसला वह नहीं कर सकती, क्योंकि वह इस केस के मुजरिमों से पहले से ही परिचित है, तो वह नहीं चाहती कि इसका असर केस के फैसले पर पड़े। इसलिए यह केस किसी और न्यायाधीश को दे दिया जाए। केस अगले दिन के लिए टाल दिया गया। यामिनी का मन आज बेचैन हो गया था। मुजरिम के रूप में उसका पहला पति दिनेश था, जिससे उसने 5 साल पहले तलाक ले लिया था। यामिनी को आज लग रहा था कि यदि उसने तलाक नहीं लिया होता तो शायद उस युवती की जगह आज उसका केस अदालत में चल रहा होता और उस युवती की जगह वह खुद आत्महत्या कर चुकी होती। यामिनी को बहुत अच्छे से पता था कि दिनेश गुनहगार नहीं है, फिर भी उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि वह अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया। यह बात यामिनी को बहुत अच्छे से पता थी। यामिनी ने अधिकारियों से कहकर दिनेश से मिलने की इच्छा जताई। थोड़ी देर के बाद यामिनी का दिनेश से मिलने का इंतजाम कर दिया गया। यामिनी को देखते ही दिनेश हैरान हो गया और बोला, यामिनी तुम जज बन गई? यामिनी ने बोला, हाँ, मैं तो जज बन गई और तुम मुजरिम बन गए। दिनेश के पास कोई जवाब नहीं था। यामिनी ने बोला, दिनेश, यदि तुमने समय रहते आवाज़ उठाई होती तो शायद आज तुम यहाँ मुजरिम की तरह खड़े नहीं होते। यह तुम्हारी चुप्पी की सज़ा है कि तुम आज यहाँ मुजरिमों की तरह खड़े हो। मुझे पता है तुमने अपनी पत्नी को नहीं उकसाया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें सज़ा मिलेगी चुप रहने की। दिनेश ने बोला, हाँ यामिनी, तुम ठीक कह रही हो। यह मेरी चुप्पी की ही सज़ा है और मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई, जो कि बदकिस्मती से मेरी पत्नी थी। मैं उसका थोड़ा भी साथ नहीं दे पाया। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई, साथ ही मेरे बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई और मेरी पत्नी को तो यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, वह भी बिना किसी कसूर के। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक ऐसे पुरुष की पत्नी थी जो कभी भी अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप के आगे आवाज़ नहीं उठा पाया। सच कहती थी यामिनी तुम, मेरे जैसे पुरुष को शादी करने का कोई हक नहीं था। मैंने शादी करके आखिर एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की और एक लड़की की ज़िंदगी तो ख़त्म ही कर दी। यामिनी ने बोला, हाँ, मेरी ज़िंदगी कुछ महीनों के लिए ख़राब ज़रूर हुई थी और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी संवार ली और देखो आज मैं कहाँ हूँ। मैंने भी शादी कर ली और मेरे पति भी एक जज हैं। मैंने हिम्मत दिखाई और अपनी ज़िंदगी संवार ली और शायद तुम्हारी दूसरी पत्नी मेरे जितना हिम्मत नहीं दिखा पाई। यामिनी ने बोला, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि तुम्हें कम से कम सज़ा हो, लेकिन सज़ा तो तुम्हें ज़रूर होगी, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए और आखिरकार उसकी जान चली गई। आखिर एक माँ बाप से उनकी बेटी छीनी है, वह कैसे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, मैं साथ ही साथ भगवान से यह भी दुआ करूँगी कि तुम्हारे माँ बाप को फांसी से कम सज़ा ना हो, क्योंकि वह इसी के लायक है। और यह मैं एक जज के रूप में नहीं, एक औरत के रूप में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत नज़दीक से देखा है उन्हें। वह इंसान के रूप में नर पिशाच है और उन्हें फांसी से कम कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दिनेश के पास यामिनी की बातों का कोई जवाब नहीं था। यामिनी अपने घर जा चुकी थी। आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह अपनी कल्पनाओं में आज से 7 साल पहले चली गई, जब उसका विवाह दिनेश से हुआ था। कितने अरमान लेकर वह ससुराल पहुंची थी। विवाह के वक्त वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसने लॉ किया हुआ था। विवाह तय होते वक्त सास ससुर ने बोला था कि यामिनी आराम से अपनी पढ़ाई ससुराल में जारी रख सकती है। यामिनी शुरू से ही एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक हफ्ते में ही ससुराल में उसे पता चल गया कि जो कुछ भी उसे सपने दिखाए गए थे, वह उससे शादी करके उसके पिताजी की सारी जायदाद पर कब्जा करने के लिए बोला गया था, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब उसकी ज़िंदगी इस घर में बर्बाद हो चुकी थी। विवाह के 1 सप्ताह बाद जब वह अपने पिता से मिलने गई तो वह अपने पिता के गले लगकर रोने लगी थी और बोला था, पापा, मैंने बोला था ना कि अभी मेरी शादी मत करो, पहले मुझे मेरे सपने पूरे कर लेने दो। पर आपको तो लग रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें और आपने मुझसे कहा था कि तू शादी के बाद अपने सपने पूरे कर सकती है।
पिता ने कहा, बेटी, क्योंकि तेरी माँ नहीं है ना ही कोई भाई बहन है, तो मुझे लगता था कि अगर कहीं मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी तेरी शादी कर देना चाहता था। तो यामिनी ने बोला, हाँ पापा, मुझे पता है, लेकिन शायद आपको नहीं पता। आपने जैसा सोचा मेरी किस्मत में वैसा नहीं लिखा था। दिनेश के घर वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन लोगों की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जायदाद पर है, क्योंकि उन्हें पता है आपके बाद यह सारी जायदाद मेरे नाम पर हो जाएगी, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने दिनेश की शादी मुझसे की है। यामिनी के पिता के ऊपर मानो गाज गिर गई। वह बहुत परेशान हो गए कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। फिर उन्होंने पूछा, और दिनेश कैसा है? तो यामिनी ने बोला, दिनेश का स्वभाव तो अच्छा है, वह अपने माता पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी अपने माता पिता के आगे ज़बान नहीं खुलती। वह बहुत डरता है अपने माता पिता से, और अपनी पत्नी के लिए कभी कोई कदम नहीं उठा पाएगा। यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। मुझे यह भी अच्छे से पता चल चुका है कि उन लोगों के साथ जीवन गुजारना बहुत ही कठिन है, और मेरी पढ़ाई तो अब होने से रही। पता नहीं अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। यह कहकर यामिनी फिर से रोने लगी। आज यामिनी के पापा को लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें पहले यामिनी के करियर पर ध्यान देना चाहिए था, फिर उसकी शादी पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यदि यामिनी खुद के पैरों पर खड़ी रहती तो उन्हें और कुछ सोचने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यामिनी फिर अपने ससुराल जा चुकी थी। यामिनी के सास ससुर बहुत ही जालिम किस्म के थे। दिन भर यामिनी से गधों की तरह काम करवाते थे, खाने के लिए भी ठीक से नहीं देते थे। यामिनी यदि विरोध करती तो उसके ऊपर हाथ भी उठाते थे, और उसके पति की कोई हिम्मत नहीं होती थी अपने माता पिता से बोलने की कि आप लोग ऐसा कैसे कर रहे हो। वह अकेले में यामिनी को समझाता कि जैसा मम्मी पापा बोलते हैं वैसा ही किया करो, उनसे लड़ पाना आसान नहीं है, इससे अच्छा उनसे बनाकर रखो तो हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। यामिनी को बहुत जोर का गुस्सा आता था, और वह गुस्से में बोलती भी थी, क्यों, तुमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी पर अत्याचार हो रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। दिनेश को बहुत बुरा लगता था। एक दो बार उसने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश भी की थी, और उसके माँ बाप ने उसके साथ भी मारपीट की थी, और दिनेश चुप हो गया था क्योंकि उसके माता पिता इंसान के रूप में राक्षस थे। यामिनी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके सास ससुर हर महीने कुछ न कुछ रुपयों की डिमांड करते रहते, और उसे मजबूर करते कि वह जाकर अपने पिता से रुपए लेकर आए, नहीं तो वह उसके साथ और अत्याचार करेंगे। दिनेश चाहकर भी अपने माता पिता को कुछ बोल नहीं पाता। यामिनी को पता चल चुका था कि दिनेश कभी भी अपने माता पिता से अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ाई नहीं कर पाएगा। सीधा होना सही है, पर एक निर्जीव शरीर बनकर जीवन बिताना बहुत ही बेकार बात होती है, और दिनेश यही कर रहा था। यामिनी ने अपने पिता से जब इस बारे में बात करने की सोची, इस पर जब वह अपने पिता के घर गई और उसके पिता ने उसे उसके ससुराल के लिए पैसे दिए, तो उसने अपने पिता से बोला, नहीं पापा, अब और नहीं, इस तरह से तो इनका मुंह खुलता ही रहेगा और आप देते ही रहोगे। क्या आपका कोई जीवन नहीं है? क्या आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है? अब यह सब और नहीं होगा, मैं दिनेश से तलाक लूँगी। यामिनी के पिता ने बोला, नहीं बेटा, यह तो कैसी बातें कर रही है, समाज क्या बोलेगा? यह दुनिया लड़की को ही दोष देती है तलाक के लिए, कभी नहीं देखती उसके पीछे की वजह क्या है। अकेली लड़कियों का तो इस समाज में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और एक तलाकशुदा का तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर कोई उसे ओछी नज़रों से देखने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो। तो यामिनी ने बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी एक दिन आत्महत्या करके मर जाए? क्योंकि अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आपको मेरा मरना ज़्यादा पसंद है या मेरा घुट घुट कर जीना? क्योंकि अब तो कोई एक फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, और उस घर में तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, यह तो तय है। इससे तो अच्छा है कि मैं तलाक ले लूँ। बदनामी के डर से क्या मैं आत्महत्या कर लूँ? आप यही चाहते हैं, और मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं कि बदनामी के डर से आप मुझे तलाक नहीं लेने देंगे। इसका ही वह फ़ायदा उठा रहे हैं और रोज़ आपसे पैसे ले रहे हैं। यामिनी के पिता ने बोला, बेटा, तू यह कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी ज़िंदगी है, और मैं क्यों चाहूँगा कि तू आत्महत्या कर ले? मैं तो बस एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ कि एक शादीशुदा लड़की का अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है, और तलाकशुदा का तो हमारे समाज में और भी बुरा हाल होता है। हमारे समाज में
तलाकशुदा औरत को बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है। कोई नहीं सोचता कि इसके पीछे की वजह क्या है। यामिनी ने बोला, पापा, पहले तो आपने समाज के डर से जल्दी में मेरी शादी कर दी, मुझे पढ़ाई भी नहीं पूरी करने दी। उसके बाद मुझे इतना घटिया ससुराल मिल गया, और अब जब मुझे आपका साथ चाहिए तो फिर आप समाज के डर से पीछे हट रहे हैं। आपके लिए समाज ज़रूरी है या आपकी बेटी? अगर आपके लिए समाज ज़रूरी है तो ठीक है, आप समाज के साथ रहिए और मैं अपनी जान दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से जानवरों की तरह पिटते हुए और आपसे पैसे मांग मांग कर ससुराल वाले के मुंह में ठूसते हुए नहीं जी सकती। तो आज आज अपना फैसला सुना ही दीजिए, आप मेरा साथ देंगे या नहीं? यामिनी के पिता ने कहा, नहीं बेटा, यह तू कैसी बातें कर रही है? मेरे लिए तू ज़रूरी है और कोई नहीं। लेकिन दिनेश तो अच्छा है ना, तो अगर तू तलाक ले लेगी तो दिनेश जैसा पति भी तेरा नहीं रहेगा। तो यामिनी ने बोला, हाँ पापा, दिनेश स्वभाव का तो बहुत अच्छा है, पर क्या करूँ मैं दिनेश का? ऐसे पति का क्या फ़ायदा जो अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप के सामने आवाज़ भी नहीं उठा सकता। दिनेश के सामने उसके माँ बाप मुझ पर हाथ उठाते हैं और दिनेश कुछ नहीं बोल पाता। तो आप ही बताइए पापा, ऐसे पति के साथ जीवन काट कर मैं क्या करूँगी जिसके मुंह में ज़बान ही नहीं है? कहने को तो वह मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है कभी भी मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है। उसकी हिम्मत ही नहीं अपने माता पिता के आगे ज़बान खोलने की, और इतना डरपोक है कि अगर कभी उसने ज़बान खोली तो उसके माता पिता उस पर भी हाथ उठा देते हैं और वह उनका विरोध भी नहीं कर पाता। तो बताइए, ऐसे अच्छे पति के साथ रहकर मैं क्या करूँगी जो कभी भी मेरा साथ नहीं दे पाएगा? यह सब सुनकर यामिनी के पिता ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अब समाज के डर से मैं तेरी ज़िंदगी और ख़राब नहीं होने दूंगा। समाज को जो बोलना है बोलने दे। तू मेरी बेटी है, तेरी चिंता करना मेरा फ़र्ज़ है। अब तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अगर तू चाहती है तो यही सही, कोई ज़रूरत नहीं है ससुराल जाने की। मैं कल ही वकील को बुलाकर तलाक के कागज़ भिजवाता हूँ। तो यामिनी ने बोला, नहीं पापा, मुझे पता है आपने मेरी शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, और अब धीरे धीरे रोज़ मेरे ससुराल वालों को कुछ ना कुछ पैसे भेजते भेजते आपका हाथ खाली हो चुका है। आपके पास इस घर के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अगर अभी आपने वकील को बुलाया तो आपके पास उसे देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी काफ़ी पैसे मेरे ससुराल वालों के मुंह में ठूस दिए हैं, और मेरे काफ़ी जेवर भी मेरे ससुराल में पड़े हुए हैं। अगर अभी मैं यहाँ रुक गई तो वह लोग मुझे दोबारा उस घर में नहीं घुसने देंगे, और मेरे सारे जेवर और पैसे जो मैं आपसे लेकर गई हूँ, जिसे उन्होंने हड़प कर रखा हुआ है, वह सब उन्हीं के पास रह जाएगा और फिर वह हमें कभी नहीं मिलेगा। यामिनी ने बोला, मेरे सारे जेवर और इतने दिनों में उन्होंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं वह सब उन्होंने अपनी अलमारी में रखा हुआ है, और वह मेरे हक के पैसे और जेवर हैं। मैं उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकती, मैं उन्हें वहाँ से लेकर आऊँगी। वह मेरे और आपके काम आएंगे। तो यामिनी के पिता ने बोला, बेटा, उनके कमरे में उनकी अलमारी से अपने जेवर और अपने पैसे निकालना क्या आसान होगा? और यदि तू वह सब लेकर आई और उन्होंने तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तब तू क्या करेगी? तो यामिनी ने बोला, पापा, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, इतनी पागल नहीं हूँ मैं। वह मेरे जेवर है और वह स्त्री धन है जो कि मेरी शादी में मुझे मिला है, और शादी की सारी तस्वीरों में मैंने वह जेवर पहने हुए हैं, और उन जेवरों की सारी रसीद तो आपके पास होगी ही। तो वह चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? और रही बात पैसों की, तो उन्होंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं उसका हिसाब वह कहाँ से देंगे जो वो चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे? आखिर मेरे सास ससुर कोई काम तो करते नहीं, फिर उनके घर में इतना कैश कहाँ से आया? इस बात का जवाब वह कहाँ से देंगे? आप तो एक सरकारी सेवक थे, आपके पास तो हर महीने एक पेंशन आता है, पर उनके पास क्या आता है? और उनका बेटा भी एक सरकारी सेवक है, तो इतना धन घर में कैसे जमा किया है? इसका जवाब वह कैसे देंगे? यामिनी ने बोला, पापा, मैं आपके पैसे जो ज़बरदस्ती उन्होंने आपसे मेरी शादी के बाद लिए हैं आपको ला कर दूंगी, क्योंकि वह आपके हक के पैसे हैं और उन पर आपका हक है। और अपने सारे जेवर भी मैं लेकर आऊँगी। उसके बाद मैं दिनेश से तलाक लूँगी। आप तब तक वकील से बात तो कर लो, लेकिन अभी कोई कदम मत उठाना। यह कहकर यामिनी अपने ससुराल चली गई। यामिनी ने अपने ससुराल में इस बात की भनक किसी को नहीं लगने दी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है
और उसने मौका देखकर सास ससुर की अलमारी से अपने सारे जेवर और अपने पिता द्वारा इन लालची लोगों को दिया गया सारा कैश निकाल लिया और अपने बैग में चुपचाप रख लिया। और अगले दिन यामिनी ने मौका देखकर ससुराल से निकल गई और निकलने से पहले उसने दिनेश के नाम पर एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें उसने लिख दिया कि वह उसके साथ जीवन नहीं गुजार सकती, क्योंकि वह इस लायक ही नहीं है कि अपनी पत्नी का साथ दे सके। जल्दी उसे तलाक के पेपर मिल जाएंगे। और यामिनी अपने पिता के घर चली गई। यामिनी के ससुराल वालों और दिनेश ने यामिनी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। ससुराल वालों ने उससे यह भी बोला कि वह उसे इतना बदनाम कर देंगे कि उसकी कभी दूसरी शादी नहीं होगी। यामिनी ने बोला, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आपके घर में दोबारा नहीं आने वाली। तलाक तो मैं लेकर रहूँगी। इसके बाद यामिनी ने दिनेश से तलाक ले लिया। दिनेश के घर वालों ने यामिनी को तरह तरह से बदनाम किया, लेकिन यामिनी और उसके पिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद यामिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वह एक जज के रूप में कार्यरत है। समाज ने उसके रास्ते में बहुत रोड़े लगाए, लेकिन यामिनी हर जगह अपनी हिम्मत से आगे बढ़ती गई और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और जब जीवन में कोई सफल हो जाता है तो सारा समाज खुद ब खुद उसके साथ हो जाता है। अभी यामिनी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। यामिनी ने एक जज से प्रेम विवाह कर लिया था, जो कि हर तरह से उसके काबिल था और उसका बहुत ख्याल रखता था। यामिनी ने समय रहते अपने जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसमें उसके पिता ने उसका पूरा साथ दिया था। तो आज यामिनी की ज़िंदगी संवर गई थी। उधर दिनेश ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अपनी आदत के अनुसार वह अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया था, और संभव है कि पत्नी के मायके वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया होगा। इसी वजह से आज उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका केस यामिनी की अदालत में आया था। यामिनी को आज लग रहा था कि यदि उसने वक्त रहते यह बड़ा फैसला नहीं लिया होता तो आज दिनेश की दूसरी पत्नी की जगह वह खुद इस दुनिया में नहीं होती। यामिनी कोर्ट से सीधा अपने पापा के घर चली गई। आज वह अपने पापा को बताना चाहती थी कि देखो पापा, हमारा फैसला कितना सही था और हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए।